अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सीखेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि एक बकेट को एक वेल यानी कुएं में बॉटम की तरफ ले जाया गया है, तो बताइए क्या बकेट के पास किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम इसको आंसर करेंगे दो हिस्सों में। पहली एडिंग होगी आंसर की, उसमें वन लाइनर आंसर यस बकेट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये नेगेटिव फॉर्म में होगी। एक्सप्लेनेशन में यही हमने एक्सप्लेन कर देना है। तो बकेट को जब बच्चों ग्राउंड सरफेस से नीचे की तरफ ले गया ना, तो वर्क डन हुआ है और वर्क डन किया है ग्रेविटेशनल फोर्स ने। और जो बकेट की पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हुई है। क्यों डिक्रीज हुई है? क्योंकि हमने बकेट को नीचे की तरफ मूव कराया है। अब मैं थोड़ा सा आपको साइड पे एक्सप्लेन कर दूं। बच्चों, जब भी एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। इस केस में वो रेफरेंस पॉइंट हम ग्राउंड सरफेस ले लेते हैं और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो कंसिडर की जाती है। इसका मतलब हुआ ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हमने ज़ीरो कंसिडर कर ली। तो जब भी बच्चों उस रेफरेंस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट इंक्रीज होती है, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। लेकिन जब भी आप उस रेफरेंस पॉइंट से डाउनवर्ड मूव करेंगे, वहाँ से हाइट डिक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अब जो वेल है वो तो इस ग्राउंड सरफेस से नीचे की तरफ है, तो बकेट को भी हम उस ग्राउंड सरफेस से नीचे की तरफ वेल में ला रहे हैं। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी अब डिक्रीज होगी और नेगेटिव में होगी। अगर ग्राउंड सरफेस के ऊपर ज़ीरो है तो नीचे नेगेटिव होगी, माइनस में लेट से 10 जाउल हो सकती है, वो 8 जाउल हो सकती है, 15 जाउल हो सकती है। तो एनर्जी तो होगी लेकिन किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में। तो यही अगला पॉइंट भी है कि पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के ऊपर हमने ज़ीरो ली, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और जैसे ही हम वेल के अंदर बकेट को लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और नेगेटिव फॉर्म में होगी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। इसमें हमें पूछा गया है कि एक एरो है और उस एरो को शॉर्ट किया गया है बो से, तो बताइए कि उस एरो के पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई। तो वन लाइनर हमारा आंसर क्या होगा कि उस एरो के पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये आई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो से। चलें इसको नेक्स्ट राइडिंग में एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों, जो बो यानी कमान है, उस कमान के साथ एक रबड़ लगा हुआ है। जब हम उस रबड़ को स्ट्रेच करेंगे तो बेसिकली हम उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, और ये जो वर्क डन है रबड़ के ऊपर किया गया, ये इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस रबड़ में स्टोर हो जाएगा। और जब आप एरो को रिलीज करोगे तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें ये कहाँ से बात पता चलती है? हमें पता चलती है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से, कि वर्क डन जो हम करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन करने से रबड़ के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जो एरो के पास मौजूद है। नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 3 में हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन फील्ड बैलून के पास क्या किसी तरह की कोई एनर्जी मौजूद है। तो वन लाइनर हमारा आंसर क्या होगा बच्चों कि यस हाइड्रोजन फील्ड बैलून के पास एनर्जी मौजूद है और वो है पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, जब एक बैलून जिसको हाइड्रोजन से फिल किया गया है, उस हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं। हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स बच्चों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ बैलून। दूसरे लफ्जों में जो हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं, जो हाइड्रोजन गैस है, वो अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स ऑफ बैलून वर्क डन करती है। बैलून है, बैलून रबड़ से बना है, उसके पास इलास्टिक एनर्जी मौजूद है, इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिसिटी है उस बैलून की वॉल के पास। तो उसके अंदर जैसे ही हम गैस फिल करते हैं
तो गैस के पार्टिकल्स या हाइड्रोजन गैस उस इलास्टिक फोर्स ऑफ द बैलून के अगेंस्ट वर्क करती है और ये जो वर्क डन है बच्चों ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये एक ही वजह नहीं है पोटेंशियल एनर्जी की, एक और भी वजह है पोटेंशियल एनर्जी की। हाइड्रोजन चूंकि लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की गैस है, इसकी डेंसिटी हवा से कम है बच्चों, तो इसका मतलब ये होगा कि बैलून को जब रिलीज करेंगे तो बैलून अपवर्ड मूव करेगा। अपवर्ड मूव करने का मतलब मूव कर रहा है तो मोशन कब आती है, जब नेट फोर्स एक्ट करती है। तो बैलून अपवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब है बैलून के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। इस फोर्स के नतीजे में बैलून ऊपर की तरफ मूव करता है और जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो इसका मतलब है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगी तो उसके ऊपर वर्क डन होगा और इस तरह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये नंबर 3 था। 4 और 5 रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। नंबर 6 से बात को आगे लेके चलते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 6 हमसे पूछा गया है कि जो स्ट्रिंग के अंदर एक स्विंगिंग पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है, उसके धागे, उसके स्ट्रिंग में जो टेंशन मौजूद है, क्या वो टेंशन किसी तरह का वर्क डन परफॉर्म करती है, हमने एक्सप्लेन करना है। तो वन लाइनर हमारा आंसर क्या होगा कि वो टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है बच्चों, वो किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं करती। तो चले एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो टेंशन है उसका एंगल जो बनता है डिस्प्लेसमेंट के साथ वो बच्चों 90 डिग्री का बनता है। वर्क डन हम जानते हैं बॉडी तब करती है, वर्क डन तब होता है जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करे, वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो स्विंगिंग पेंडुलम है उसमें जो टेंशन है बच्चों स्ट्रिंग के अंदर, वो टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, उस टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उस टेंशन के परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री के ऊपर है। तो हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएं वर्क डन का, तो वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर चूंकि परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, कॉस 90 होता है बच्चों 0, तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, वर्क डन 0 हो जाएगा। चलो मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम स्पोर्ट ले लेते हैं, स्पोर्ट के साथ ये स्ट्रिंग आ गया, मीन पोजीशन के ऊपर हम लेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी हमें। मीन पोजीशन के ऊपर ये बॉब और सिंपल पेंडुलम बच्चों, इसमें जो टेंशन एक्ट करेगी वो टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगी और बॉब ने मूव करना है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ठीक है, दोनों तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनना है बच्चों टेंशन T में और डिस्प्लेसमेंट x में, वो 90 डिग्री का एंगल रहेगा और हमने देखा कि 90 डिग्री के ऊपर वर्क डन 0 आता है। नंबर 7 है बच्चों कि एक मैन है दैट इज रोइंग बोट अपस्ट्रीम और हमें बता दिया गया कि वो एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू शोर। तो सवाल ये पूछा है इज ही डूइंग वर्क, क्या उसने किसी तरह का वर्क डन परफॉर्म किया, और हमने उसका आंसर देना है। हमारे लिए जो हिंट है वो ये कि वो रेस्ट के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू शोर। वन लाइनर हमारा आंसर होगा बच्चों कि नो, वो किसी तरह का वर्क डन नहीं कर रहा। क्यों वर्क डन नहीं कर रहा? क्योंकि वो रेस्ट के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू शोर। जब वो रेस्ट के ऊपर है तो किसी तरह का वर्क डन नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। जो मैन है वो रो कर रहा है बोट को बेटा अपस्ट्रीम, लेकिन वो रेस्ट के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू शोर। इस तरह कोई डिस्प्लेसमेंट वो कवर नहीं कर रहा। रेस्ट के ऊपर जो हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, इसका मतलब है वर्क डन भी 0 होगा। मैथमेटिकली W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो आप S जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दें। डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू शोर वो रेस्ट के ऊपर है, तो 0 से जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। तो इस तरह से बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चन का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। किसी तरह कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैलोज के साथ शेयर करना है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।